हेलो दोस्तों, नीट के लिए आखिरी दिन बचा हुआ है और आज हम लेके आए हैं आप सबके लिए सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो नीट में आपको एज इट इज देखने को मिल सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 20 ऐसे टॉपिक्स इन द नेक्स्ट 20 मिनट्स। तो आपका पूरा ध्यान होना चाहिए स्क्रीन के ऊपर। कोई भी डाउट हो कमेंट कर देना एंड प्लीज इस पीडीएफ को एक बार रिवाइज कर लेना जो भी बता रहा हूँ उस चीज को। वीडियो अच्छी लगी जरूर लाइक करना और पीडीएफ कहाँ मिलेगी टेलीग्राम पे अथर्वा अग्रवाल ऑफिशियल। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी डिले। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है मैंने क्या क्या टॉपिक्स मेंशन कर रखे हैं। पहला टॉपिक है आपका इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस में क्या होता है, दो वेव्स आती है, ठीक है, और वो इंटरफेयर करती है आपस में। तो उनका एम्पलीट्यूड कितना होता है और उनका इंटेंसिटी कितना है, ठीक है, ये आपको पूछेंगे। तो एम्पलीट्यूड की बात करूं तो एम्पलीट्यूड जो नेट निकल के आता है वो होता है दोनों वेव्स का स्क्वायर का रेशो, स्क्वायर का एडिशन प्लस 2a1 a2 cos थीटा। तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos जो उनका एंगल है, ठीक है, वो आप बोलोगे डिफरेंस, फेस डिफरेंस, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे आई नेट पे, जो इंटेंसिटी का नेट है, ठीक है, वो होता है i1 प्लस i2 प्लस 2 अंडर रूट i1 i2 cos फाइव। क्लियर। ये आपको दोनों फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। आपको डायरेक्ट दे देंगे कि पहले की इंटेंसिटी इतनी है, दूसरे की इतनी है, एंगल इतना है, तो नेट कितना होगा, तो आपको निकालना आना चाहिए। कोई पूछेगा मैक्सिमम कितना होगा, मिनिमम कितना होगा, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है सीधा a1 प्लस a2 ऐड कर दो, ठीक है। मिनिमम एम्पलीट्यूड कैसा होगा, a1 माइनस a2। निकल के कैसे आया, हमने यहाँ पे एंगल पुट किया मैक्सिमम के लिए, नहीं निकल के आया। सबसे तो क्वेश्चन में पूछा गया है, वो पूछा गया है आई मैक्स कितना होगा। तो आई मैक्स जो इंटेंसिटी का मैक्सिमम है वो होगा अंडर रूट i1 प्लस अंडर रूट i2 को ऐड करना और फिर स्क्वायर कर देना, और मिनिमम के लिए बीच में माइनस कर दो, ठीक है। बहुत बार तुमसे रेशो पूछ लेंगे कि आई मैक्स और आई मिनिमम का रेशो कितना है। तुम्हें दे दिया, मान लो i1 जो है वो दे दिया तुम्हें 9, i2 दे दिया तुम्हें 4। तुम बोलोगे कितना क्या रेशो होगा, तो तुम क्या करोगे, यहाँ पे पुट करोगे 9 को या 4 को, तो 3 प्लस 2 का स्क्वायर और 3 माइनस 2 का स्क्वायर, तो निकल के आएगा तुम्हारा 5 का स्क्वायर 25/1। क्लियर। ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट हमारे टॉपिक पे आते हैं YDSC। इसका आप एक शॉर्ट वीडियो देख सकते हो वैसे, बट मैं बहुत क्विकली फॉर्मूलाज रिवाइज करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज, क्वेश्चन में अगर ये आ गया कि nth 6th ब्राइट फ्रिंज कहाँ बनेगी, तो तुम बोलोगे ये फॉर्मूला लगा लो n लैम्बडा d/d, ठीक है। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला होना चाहिए। पार्ट डिफरेंस ये होता है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है डार्क फ्रिंज का, ये वाला। एक ब्राइट फ्रिंज का मैंने बता दिया आपको, nth ब्राइट फ्रिंज का ये। डार्क फ्रिंज का फॉर्मूला mth डार्क फ्रिंज, एक ब्राइट फ्रिंज होती है एक डार्क, ऐसे बनते हुआ जाता है, ठीक है। तो mth डार्क फ्रिंज का फॉर्मूला होता है 2m-1। m मतलब कौन सी पूछिए, 6th पूछिए, 5th पूछिए, 2m-1/2 लैम्बडा d/d। क्लियर है, क्लियर। ये d सबके लिए फिक्स होता है, जो बीच का लेंथ होता है दो इसके बीच में का, ठीक है। तो ये d आपका दिया हुआ रहेगा, ठीक है, कैपिटल D। उसका तुमसे पूछेंगे फ्रिंज विड्थ क्या है, फ्रिंज विड्थ। क्लियर। तुम बोलोगे बीटा से इसको शो करता है, ये होती है कैपिटल D/स्मॉल d। क्लियर। एंगुलर फ्रिंज विड्थ यहाँ से देख लो, बीटा/d होता है, तो बीटा से d पुट करोगे तो निकल के आएगा λ/d। क्लियर, क्लियर। λ/स्मॉल d ये पूरा निकल के आएगा, तुम्हें याद कर लेना है अभी के लिए, ठीक है। अब तुम जाओगे कॉन्सेप्ट के ऊपर, लाइट कैसे आ रही है, क्या हो रहा है, तो अभी उतना टाइम नहीं है, तुम्हें पता है। क्लियर। थर्ड टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसमें क्या होता है भैया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक लाइट आ रही होती है, कुछ लाइट इंसिडेंटली मेटल पे गिरती है, उस मेटल से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलता है, ठीक है, विथ सम स्पीड, सम वेलोसिटी। क्लियर। तो एनर्जी कितनी यूज हुई, कितने वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन निकला है, सब हम कैलकुलेट करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की मदद से। तो एच न्यू क्या है, जो एनर्जी गिरी उस मेटल के ऊपर, एनर्जी क्या होती है, एच न्यू बोल लो। म्यू क्या है, इसमें फ्रीक्वेंसी है, या एच सी बाय लैम्बडा बोल लो। एच क्या, प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 6.634 इंटू 10⁻34। सी स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸ एंड लैम्बडा तुम्हारा वेवलेंथ है। दोनों में से एक तुम पुट कर सकते हो। क्लियर। ये तुम्हारा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। अब जो एनर्जी आई, ठीक है, उसमें से कुछ एनर्जी को मेटल खुद यूज कर लेगा उस इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने तक, उसको अपन कहते हैं वर्क फंक्शन। जब तक एनर्जी उस मेटल को ना उतनी एनर्जी देना दे अपन, तो वो इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल पाएगा। क्लियर। उसको अपन कहते हैं वर्क फंक्शन। ये होता है h म्यू नॉट। म्यू नॉट क्या है, इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहता है कि एक फ्रीक्वेंसी देनी ही पड़ेगी उसको, ठीक है, एक फ्रीक्वेंसी की एनर्जी उसको देनी ही पड़ेगी। तो अगर जब ये देंगे, जो बची हुई एनर्जी है उसको वो इलेक्ट्रॉन कैरी करेगा और भागेगा, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है पता लग गई आपको। इलेक्ट्रॉन को मास आपको याद होना चाहिए, और हाफ mv² मैक्स ये काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। तो यहाँ पे जो v² मैक्स है, ये क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। क्लियर। तुम दे देंगे कि भाई 10 जूल आया, 4 जूल तो हमारी वर्क फंक्शन था, तो काइनेटिक एनर्जी 6 जूल बच गई। क्लियर। अब वो तुम्हें निकालने के लिए अलग अलग फॉर्म्स में दे सकता है। क्लियर, डन।
टॉपिक 4 पे आते हैं फटाफट से। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया है ऐसे, ठीक है, उसकी जो मैक्सिमम हाइट गई वो थी h, जो मैक्सिमम रेंज गया, मैंने यहाँ से बॉल फेंका उधर जाके गिरा, तो जहाँ गिरा मेरा डिस्टेंस से वहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो रेंज कहलाती है। जितना हाइट तक मैक्सिमम गया दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट, ठीक है। और एक एंगल पे फेंका गया, मैंने ऐसे फेंका ऐसे, तो एक एंगल पे गया, ठीक है, ये तो थीटा एंगल, क्लियर। तो जब उसको निकालोगे तो टाइम निकल के आता है पूरी जर्नी के लिए, जो टाइम है वो है 2u sin थीटा बाई जी। 2u sin थीटा बाई जी, यू क्या है, जो स्पीड से फेंका गया, इनिशियल स्पीड से 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, जो भी है। जी की वैल्यू तुम्हें पता ही है 9.8 बोलो या 10 ले लो अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। थीटा ये एंगल है ये वाला, ठीक है। तो 2 sin थीटा बाई जी ये तुम्हारा टाइम होता है। अगर कोई पूछे आधा टाइम कितना होता है यहाँ तक पहुँचने के लिए, तो इसका आधा कर दो, तो डिवाइड बाई 2 कर दोगे तो u sin थीटा बाई जी आ जाएगा, क्लियर। तुम्हें पूछेंगे मैक्सिमम रेंज कितनी है, ये जो रेंज है कितना दूर मैक्सिमम जा सकता है, तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ठीक है। अगर थीटा 45 डिग्री है तो साइन 90 पुट कर लो, ठीक है, जो भी है। अगर थीटा 30 डिग्री साइन 60 पुट कर लो, 2 थीटा, मतलब एंगल जितना है डबल करना है, तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। मैक्सिमम हाइट कितनी गई, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी, मतलब साइन थीटा को पुट कर लो, उसका स्क्वायर कर दो। मान लो साइन 30 है, ठीक है, साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ, तो हाफ का स्क्वायर कर लोगे, 1/4 कर लोगे, ठीक है, अपॉन 2g। तीनों फॉर्मूला आपको रिवर्स कर देना अच्छे से। टॉपिक 5 पे आते हैं वेरिएशन इन जी। ग्रेविटेशन का सबसे इंपॉर्टेंट कौन से पढ़ा रहा हूँ अभी, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। m1 मास m2 मास और उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो r है। पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस जी एम इंटू स्मॉल एम अपॉन आर। एम क्या है, बड़ा ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल अर्थ के कंपेरिजन में अपन कोई ऑब्जेक्ट फेंक रहे हैं तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी वो यहाँ पे है। तो मोस्टली तुम्हें अर्थ देंगे, कोई और प्लैनेट देंगे नहीं, तो तुम्हें मास ऑफ अर्थ पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो माइनस जी एम एम बाय आर, क्लियर। यहाँ पे M1 M2 क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे छोटे मास है दोनों, तो उनके बीच का वो था। यहाँ पे एक तुम्हारा कांस्टेंट है। उसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे वेरी करती है, डेप्थ पे। तो ये होता है जो जी है, जो हमारा अभी का जी है, ठीक है, 9.8 इंटू 1 माइनस डी बाय आर, ठीक है। कितना डेप्थ में गया, कितना डेप्थ में गया, 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर डेप्थ में खड्डा खोद के, ठीक है। फिर हाइट पे, एक हाइट पे ऑब्जेक्ट फेंका 100 किलोमीटर के लिए, ठीक है। तो कितना उसका वो ऑब्जेक्ट जब 100 किलोमीटर जाएगा तो उसका कितना वहाँ पे ग्रेविटी फील करेगा, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होगी, तो वो जी डैश जो है वो आएगा जी 1 माइनस 2h बाय आर, ठीक है। अब रोटेशन के लिए कितनी है, अर्थ रोटेट कर रही है तो पर्टिकुलर एंगल पे एक पर्टिकुलर ग्रेविटी होती है, क्लियर। तो इसकी वैल्यू निकलती है जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। आर रेडियस है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है। फिर पूछेंगे तुमसे कि ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी है, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है अंडर रूट जी एम आर, इसको अपन लोग लिख सकते हैं अंडर रूट जी आर बी, ठीक है। तुमसे पूछेगा एस्केप वेलोसिटी कितनी है, अंडर रूट 2 जी एम आर, इसको तुम लिख सकते हो अंडर रूट 2 जी आर बी, ठीक है। तुम इसको क्योंकि देखो निकालते कैसे है, ये जी होता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो अगर तुम्हें यहाँ पे जी के टर्म में चाहिए वैल्यू, तुम्हें इसको ऊपर आर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे आर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड यू विल गेट दैट वैल्यू, क्लियर। चलो केपलर्स लॉ क्या होता है, जो टाइम है वो डिस्टेंस के टाइम का स्क्वायर और डिस्टेंस का जो क्यूब है वो प्रोपोर्शनल होता है, क्लियर। ये तुम्हारा पूरा ऑर्बिटल में आता है, अभी उतना टाइम नहीं है एक्सप्लेन करने लायक। बर्नौलीज थ्योरम क्या है, ठीक है। पहले पढ़ते इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अगर एक पाइप है जिसका यहाँ पे जब जहाँ से पानी जा रहा है, इस पाइप से पानी जा रहा है, जहाँ से पानी अंदर घुस रहा है, अगर उसका V1 वेलोसिटी से घुस रहा है और A1 एरिया है, और बाहर निकलते वक्त V2 वेलोसिटी निकल रहा है, A2 एरिया, तो उनका रिलेशन होता है A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। मतलब अगर एरिया कम है, आप खुद देखो, हम जब पाइप का एरिया, पाइप को जब छोटा करते हैं तो स्पीड से पानी आता है, और जब पाइप को थोड़ा सा बड़ा छेद होता है तो पानी स्लोली आता है, क्लियर। और इसी से आता है बर्नौलीज इक्वेशन। तो ये क्या कहता है, हाइट सबका वेरिएशन देखते हुए तुम्हारा जो प्रेशर है तो तुम्हारा कांस्टेंट रहेगा। तो प्रेशर एट अ पॉइंट प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच, ये कांस्टेंट वैल्यू आएगी। तो तुम्हें पूछ सकेंगे कि यहाँ पे अगर इतना तो यहाँ पे कितना होगा, तुम्हें वैल्यूज प्रूव करके निकालना पड़ेगा, क्लियर। टॉरिस क्लिस थ्योरम क्या कहता है, जो वेलोसिटी निकल रही है बाहर, उसका जो वेलोसिटी का इफ्लक्स हो रहा है वो होता है अंडर रूट 2 जी एच, क्लियर। लेंस पे फॉर्मूला क्या है लेंस के लिए, लेंस फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये होता है मैग्निफिकेशन v/u। कभी पूछ रहा है लेंस के लिए मैग्निफिकेशन क्या है, v/u कर दो। लेंस पे फॉर्मूला क्या होता है, अगर मान लो ये एक लेंस है, ठीक है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r2 है, तो फोकल लेंथ कितनी आएगी, तो 1 बाय फोकल लेंथ इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, ठीक है। और
यहाँ पे 1/r1 माइनस 1/r2 तुम्हें निकालना पड़ेगा। तुम्हारा यहाँ से फोकल लेंथ निकाल के आ जाएगा किसी भी लेंस के लिए, चाहे वो प्लेन हो, कॉन्वेक्स हो, कुछ भी हो, ऐसा भी हो तो एक को तुम 0 रख दोगे, इन्फिनिटी जो भी है करना है कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम्हें निकालनी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, दो लेंथ साथ में रख दी है, उसकी फोकल लेंथ कितनी होगी, तो 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, दैट्स इट। ठीक है, और पावर जो होता है वो फोकल लेंथ का इन्वर्स रेशो वो होता है। ठीक है, 1 फोकल लेंथ होता है। ठीक है, तो अगर तुम्हें पावर निकालने डायोप्टर्स में, तो पावर डायोप्टर्स में गिनते पावर, ये क्वेश्चन नीट का है। पावर इज इक्वल टू P1 प्लस P2, दैट्स इट, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा P1 P आएगा, या P1 या P2, दैट्स इट। अगर टेम्परेचर स्केल्स की बात करूँ तो टेम्परेचर स्केल क्या होता है, देखो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। टेम्परेचर स्केल तुम्हें कुछ भी दे दे, एक्स वाई जेड कन्वर्शन करवाना हो तुमसे, ठीक है, तुम्हारा एक चीज़ कांस्टेंट होगी टेम्परेचर के लिए, जो तुमसे टेम्परेचर पूछा है माइनस माइनस फ्री उस स्केल में फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है, अपॉन उस स्केल में बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर का डिफरेंस। ठीक है, ये कांस्टेंट होगा। ये टेम्परेचर क्या है, ये तुम्हें निकालना है। ठीक है, अब एग्जांपल दे रहा हूँ तुम्हें, जैसे बहुत फेमस क्वेश्चन है, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो मैंने आपके लिए कर दिया है, डायरेक्ट फॉर्मूला निकाल दिया, ये आपको मैक्सिमम याद करना है। ठीक है, लेकिन निकाला कैसे वो देख लो। मैंने क्या किया, जो टेम्परेचर पूछा है फ़ारेनहाइट में, वो T मान लो या F मान लो, F लिखा है यहाँ पे। ठीक है, इसको F भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो F माइनस 32, फ़ारेनहाइट में 32 होता है फ्रीजिंग पॉइंट, ये आपको याद नहीं रहेगा और ना आपको याद करने की ज़रूरत है। बॉइलिंग पॉइंट 212 होता है और फ्रीजिंग 32, तो यार और सेम कांस्टेंट है, तो तुम निकालो सेल्सियस के लिए, तो C लिखा सेल्सियस के लिए, C माइनस सेल्सियस में 0 डिग्री होता है अपॉन 100 डिग्री बॉइलिंग माइनस 0 डिग्री फ्रीजिंग, तो ये मिल जाएगा रिलेशन जो है, ये ऐसा निकल के आएगा लास्ट में जब तुम सॉल्व करोगे। तो ये तुम्हें याद करना है। तुम्हें कोई फ़ारेनहाइट में दे दे, फ़ारेनहाइट बोल रहा हूँ, फ़ारेनहाइट में दे दे, और तुम्हें सेल्सियस में निकालना हो तो निकाल सकते हो। तुम्हें सेल्सियस दे दे तो फ़ारेनहाइट में निकालना हो तुम वो भी निकाल लोगे। ठीक है, तो क्या है, फ़ारेनहाइट में जो टेम्परेचर होगा वो 9/5 इंटू C होगा सेल्सियस, प्लस उसमें 32 ऐड कर दो। ठीक है, डिफरेंस जो इसमें आएगा हर सेंटीग्रेड बढ़ने पे 1.8 फ़ारेनहाइट बढ़ेगा। ठीक है, केल्विन की सबसे इजी है, केल्विन के लिए 273 प्लस ऐड कर दो। ठीक है, तुम्हें आता ही है ये। बोर्स मॉडल की बात करूँ तो जो एनर्जी होती है इसके अंदर, जो याद करने का वाला ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर, वो है -13.6 Z²/n²। ठीक है, -13.6, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, डायरेक्ट तुम्हें याद होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट -13.6 Z²/n², वेरी करता है Z² डायरेक्टली और n² बाई इनवर्सली। रेडियस की बात करूँ तो ये वेरी करता है n²/z, Z² नहीं, n²/z इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर पिकोमीटर की बात करूँ तो 0.5229 पिकोमीटर्स। ठीक है, अगर वेवलेंथ पे आऊँ तो वेवलेंथ का ये फॉर्मूला है 1/वेवलेंथ 1/λ इज इक्वल टू RZ² अपॉन 1 माइनस 1/n1² माइनस n2²। निकल के आएगी, तुम्हें पूछते कई बार। ठीक है, तुम्हें n1 देंगे कि यार थर्ड ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट आई। ठीक है, और Z तुम्हें पता है, मान लो हाइड्रोजन दीजिए तो Z1 हो जाएगा। ठीक है, तो निकाल लोगे वेवलेंथ। आर की वैल्यू देख के जाओगे कि आर की वैल्यू कैसे वेरी करती है, जूल में कितनी होती है, कैलोरी में कितनी है, प्लीज़ देख के जाओगे। ठीक है, टॉपिक 10 है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। जो वैल्यूज़ है, वैल्यूज़ का एक PDF तुम्हें प्रोवाइड करवा दूंगा मैं अभी टेलीग्राम के ऊपर, एक शीट दूंगा जिसमें सारी वैल्यूज़ है, तो जो इंपॉर्टेंट वैल्यूज है वो रट के जाओ। अगर बात करूँ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की, तो इसमें होता है यंग्स मॉडुलस, सब में सेम फॉर्मूला है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। सबके लिए स्ट्रेन अलग है। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन डायमेंशंस अपॉन ओरिजिनल डायमेंशंस। तो यंग्स मॉडुलस होता है रेडियस के लिए, लेंथ के लिए। ठीक है, तो यंग मॉडुलस क्या है, स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स बाय एरिया, स्ट्रेस मतलब प्रेशर ही, तो फोर्स बाय एरिया अपॉन यहाँ पे लेंथ का चेंज है, डेल्टा L/L, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, ये स्ट्रेन है यहाँ पे। बल्क मॉडुलस की बात करूँ, बल्क मॉडुलस की बात करूँ तो यहाँ पे फोर्स बाय एरिया सेम, क्योंकि स्ट्रेस ऊपर स्ट्रेन सेम है, लेकिन नीचे डेल्टा V/V, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो तुमसे कई बार पूछते हैं भाई कि स्ट्रेन की डायमेंशंस क्या है, कमेंट करो स्ट्रेन के डायमेंशंस क्या है। ठीक है, अगर शियर मॉडुलस की बात करूँ तो ये तुम्हारा होता है फोर्स बाय एरिया अपॉन डेल्टा एरिया बाय एरिया। ठीक है, ये पूछेंगे डेल्टा A/A, या थीटा ही बोल सकते हैं इसको, बहुत थीटा बोलते हैं डायरेक्टली। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी जो होती है K, ये तुम्हारी 1/बल्क मॉडुलस होती है, कितना कंप्रेस कर सकते हो उसको। इलास्टिक एनर्जी का फॉर्मूला याद कर लो, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। क्लियर। अगर टॉपिक 11 पे आऊँ तो यहाँ पे बेसिक फॉर्मूलाज काइनेमेटिक्स के, एवरेज वेलोसिटी, अगर x डिस्टेंस ट्रेवल किया
v1 स्पीड से और फिर x डिस्टेंस ट्रैवल किया v2 स्पीड से, तो ये एवरेज वेलोसिटी निकल के आएगी, स्पीड नहीं बोल रहा, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी निकल के आएगी, वो आएगी 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। अगर t टाइम के लिए v1 वेलोसिटी ट्रैवल किया और फिर अगले t टाइम के लिए v2 से ट्रैवल किया, तो ये एवरेज वेलोसिटी निकल के आएगी, वो आएगी v1 प्लस v2 बाई टू, v1 प्लस v2 बाई टू। ठीक है, तो इक्वी डिस्टेंट के लिए अलग है और इक्वी टाइम के लिए, मतलब टाइम का सेम इंटरवल लिया जाए तो ये अलग दो फॉर्मूला निकल के आते हैं। ये सबको याद ही है, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ए यहाँ पे एक्सेलरेशन है, s यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, u जो है वो है इनिशियल वेलोसिटी और v जो है वो है फाइनल वेलोसिटी, t जो है वो टाइम है। अगर एस के लिए बोला जाए कि 6th सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ या 5th सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो निकालोगे एस एन इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टू एन माइनस वन। ठीक है, वो बोल दिया 4 सेकंड के लिए, तो क्या बोलोगे फटाफट से बताओ। अगर बोल दूँ कि इनिशियली रेस्ट, बॉडी रेस्ट पे थी, ठीक है, तो यू 0 हो जाएगा। और तुम्हें अगर मैं क्वेश्चन में दे दूँ कि ए जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है, तो 6 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्क डन, फटाफट से देखते हैं। पहला है थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ, डेल्टा क्यू। ठीक है, जो हीट है वो होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन, चेंज इन वर्क। ठीक है, तो डेल्टा क्यू इसको डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ये क्वेश्चन आना चाहिए। सेकंड तुमसे पूछेंगे डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा इज यू इज इक्वल टू पी डेल्टा वी, और अगर तुम्हें लिखना हो इंटीग्रेशन फॉर्मेट में तो पी डेल्टा वी का इंटीग्रेशन v1 से v2 तक। क्लियर। अब ये कुछ केसेस बनता है आइसोथर्मल के लिए, आइसोबेरिक के लिए, आइसो एडियाबैटिक के लिए और आइसोकोरिक के लिए। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट आइसोकोरिक देख लो। आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम सेम है, कोरिक मतलब वॉल्यूम सेम, तो वॉल्यूम में कुछ चेंज ही नहीं हो रहा, तो ये हो जाएगा 0। वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होता, ये हो जाएगा 0, तो आइसोकोरिक का वर्क डन जो है वो 0 आता है। सेकेंड आता है आइसोथर्मल। आइसोथर्मल के लिए फॉर्मूला है nRT ln v2 बाय v1, और ln को अगर तुम्हें लॉग में कन्वर्ट करना है तुम लिखोगे 2.303 लॉग, ठीक है, v2 बाय vn। बाकी सब तो nRT बाय nRT सब कुछ सेम ही है, nRT 2.303 लॉग, मतलब जैसे लिखना है वैसे लिख लो यार। ठीक है, फैंसी लिखना फैंसी लिख लो, लेकिन ये बेसिक फॉर्मूला है। क्लियर। आइसोबेरिक पे आओ तो आइसोबेरिक पे होता है प्रेशर इनटू v2 माइनस v1, सिंपल। एडियाबैटिक में 2 प्रेशर का डिफरेंस लेते हैं, P1 v1 माइनस P2 v2 अपॉन गामा माइनस 1। गामा सबको पता होना चाहिए कितना होता है, मोनोएटॉमिक के लिए, डायटोमिक के लिए, ट्राइटोमिक के लिए। ठीक है, 1.66, 1.4 और कितना, कॉमेंट करो फटाफट से। चलो आते हैं हीट ट्रांसफर पे। ठीक है, कि एक मेटल में या किसी चीज़ में हीट ट्रांसफर हो रही है, कंडक्ट हो रही है, तो कंडक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, जो पावर है, पावर बोल लो या रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी। डेल्टा क्यू क्या है, हीट है या एनर्जी है, बोल लो हीट एक टाइप की एनर्जी है, तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल्स टू के ए एक्स इंटू डेल्टा टेम्परेचर। ठीक है, के एक कॉन्स्टेंट है दिया रहेगा, ए क्या है, एरिया है, जो भी शीट है, जो भी पाइप है, जो भी है, रॉड है, उसका एरिया, एक्स जो है उसकी लेंथ है, कितना ट्रैवल किया, और इनका टेम्परेचर का डिफरेंस तुमसे पूछेंगे। अब मान लो तुम्हें सीरीज में दिया गया कि एक ब्लॉक ये है, एक ब्लॉक ये है, K1 इसका है थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट और K2 इसका है। क्लियर। तो अगर ये सीरीज में ऐड कर दे, सीरीज में एक K1 से लगा हुआ K2 लाइन से, ठीक है, तो कितना इफेक्टिव होगा, तो R1 प्लस R2 होगा, तुम्हें दोनों को ऐड करना पड़ेगा, ये निकलेगा। ठीक है, अगर बोलेगा पैरेलल, एक के ऊपर एक रखा है, ठीक है, एरिया तो उनका फिर देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तुम्हारा एरिया क्या है, जो सरफेस एरिया है वो तुम्हारा बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे डिपेंड करता है x1 x2 पे, यहाँ पे एरिया तुम्हारा एक के ऊपर एक ऐड होगा। ठीक है, तो एरिया K1 A1 प्लस K2 A2 ये निकलेगा। पैरेलल में 1 बाय R1 प्लस, सेम जो हमारा रेजिस्टेंस था वैसा ही होता है ये। नेक्स्ट आता है वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ये होता है लैम्बडा एम टी इज इक्वल टू बी, बी एक कॉन्स्टेंट दिया होगा। ठीक है, मोस्टली क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा, मोस्टली क्वेश्चन आएगा लैम्बडा M1 T1 इज इक्वल टू लैम्बडा M2 T2। तुम्हें 4 में से 3 वैल्यू दिए रखी होगी, आपको 2 ढूंढनी होगी, या आपको रेशियो पूछ लेगा लैम्बडा M1 अपन M2 का। ठीक है, तो दोनों वैल्यूज का रेशियो पूछेगा, वो डिपेंड करेगा T2 बाई T1 पे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, क्या बोलना है यहाँ से, वेवलेंथ इनटू टेम्परेचर, तुम्हारा एक कांस्टेंट वैल्यू शो करता है, दिस इज वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ क्या कहता है, पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का 4th पावर पे, 4th, ये क्वेश्चन नीट में आ रखा है। टॉपिक 14 पे आते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सर्किट्स है। आरसी सर्किट मतलब इसमें रेजिस्टेंस है, इसमें तुम्हारा कैपेसिटेंस है, तो इसका वैल्यू होती है Z इज, जो इंपेडेंस निकल के आता है फाइनल। ठीक है, जो कंबाइंड इंपेडेंस है वो है Z इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर
प्लस 1/ω/c का स्क्वायर। अभी ओमेगा 1/ω/c क्या है देखो, एक होता है एक्स सी, ये होता है 1/ω/c, ये याद कर लेना, ठीक है। ये क्या है, जो उसमें अल्टरनेटिंग के बारे में जो कैपेसिटेंस का रेजिस्टेंस है वो ये होता है, ठीक है। और तुम्हारा एक्स एल ये होता है ओमेगा एल के बराबर, ये दोनों चीज़ें याद कर लेना। अगर एल आर सर्किट है तो जेड निकल के आएगा √r² प्लस ओमेगा एल का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे एक्स सी का स्क्वायर था, यहाँ पे एक्स एल का स्क्वायर है। क्लियर, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। क्लियर, यहाँ पे तुम्हें एंगल का भी डायरेक्ट फॉर्मूला दे दिया है, एंगल का 1/ω/CR, यहाँ पे ω/L/r। अगर बात करूँ एल सी आर, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एल सी आर सर्किट है रेजोनेंस। इसमें क्या होता है, रेजोनेंस कंडीशन ऐसी होती है जहाँ पे तुम्हारा एक्स सी और एक्स एल जो इंडक्टर का कैपेसिटेंस का है तो तुम्हारा सेम हो जाता है, ठीक है। अगर तुम इसको इक्वेट कर दोगे तुम्हारे पास निकल जाएगी कंडीशन 1/ω/c, क्योंकि एक्स सी क्या था 1/ω/c, 1/ω/c इज इक्वल टू ओमेगा एल, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू निकल के आएगा, फाइनल फॉर्मूला निकल के आएगा फ्रीक्वेंसी का, इज कॉल्ड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, इट इज 1/2π√LC। क्लियर। टॉपिक 15 पे रेजिस्टेंस, बहुत ईजी है। अगर रेजिस्टेंस सीरीज में हो ऐसे लगे हुए तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो आएगा R1 + R2 + R3। अगर पैरेलल में हो R1 ऐसा ऊपर R2 ऐसा डिफरेंट अगर इनका जा रहा है, क्लियर, तो क्या निकल के आएगा R1 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2, ईजी। सेम कैपेसिटेंस का है, अगर लेकिन उल्टा है, ठीक है। कैपेसिटेंस अगर जैसे आपको लग रहा है ये सीरीज में, बिल्कुल सीरीज में, तो इनका जो कैपेसिटेंस होता है वो होता है 1/C इज इक्वल टू 1/C1 + C2, बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम उल्टा रेजिस्टेंस का। और पैरेलल अगर दिया रखा है तो तुम बोलोगे डायरेक्टली ऐड कर दो C1 + C2, ध्यान रखना ही है, ठीक है। थर्मल एक्सपांशन की बात करूँ तो 3 कंडीशन बनती है। अगर मैं एक रॉड को एक्सपांड करूँ उसका लेंथ में कितना एक्सपेंशन हो रहा है, या एक शीट को एक्सपांड करूँ तो एरिया में कितना हो रहा है, या किसी ऑब्जेक्ट को एक्सपांड करूँ तो वॉल्यूम में कितना हो रहा है, तो एल जो है इज इक्वल टू L0 1 + अल्फा डेल्टी, ए इज इक्वल टू A0 1 + बीटा डेल्टी, और V इज इक्वल टू V0 1 + गामा डेल्टी। तुम्हें ये सब वैल्यू जो है अल्फा बीटा गामा कितना दे रखे होंगे उसके अंदर, ठीक है। तुम्हें डेल्टा टेम्परेचर भी दे रखा होगा कि टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा है तो कितना लेंथ वेरी करेगा, ठीक है। तुम उससे फाइनल लेंथ निकाल पाओगे, और फिर इनिशियल लेंथ से तो माइनस कर दो इसको, तुम इसको इनिशियल लेंथ से माइनस कर दो, यू विल गेट अ डिफरेंस। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको एक्सपांड करूंगा तो मिल जाएगा वो, क्लियर। तो बहुत ईजी है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। टॉपिक 17 पे आता है कूलम्स लॉ वगैरह बेसिक इलेक्ट्रिसिटी देखते हैं, जो क्वेश्चन फंसते हैं। कूलम्स लॉ में क्या होता है, फोर्स जो होती है वो होती है K Q1 Q2/R²। Q1 Q2 दो डिफरेंट टाइप का चार्ज है जो रखे हुए हैं और उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो R है, तो K Q1 Q2/R²। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ तो वो होता है K Q1 Q2/R, बस R, ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, डिफरेंस समझ लिया। पोटेंशियल की बात करूँ तो K Q/R, दैट्स इट, ठीक है। एनर्जी की बात करूँ तो K Q1 Q2/R, समझ में आया, क्लियर। चलो ये अपना हो गया, ये हो गया, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ेंगे। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, डाइपोल का क्वेश्चन पूछते हैं। जो डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है P.E, P.E, ठीक है। जो टॉर्क होता है वो होता है P×E, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ये। चलो ठीक है। टॉपिक 18 पे आते हैं VRMS, वी एवरेज का पूछा गया बेसिक। तो VRMS जो होती है, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, वो होती है √3RT/m। तुमसे मोस्टली पूछेंगे रेशो, इसका रेशो क्या आएगा, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि 3 ऊपर 3 होता है, यहाँ पे टेम्परेचर होता है और m पे डिपेंड करता है, 3 चीज़ें, बाकी R सब में कॉमन है तो इतना इसका इंपॉर्टेंट नहीं है। तो √3RT/m एवरेज जो होती है, ये गैसियस स्टेट का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो V एवरेज होती है √8RT/πm, पाई नीचे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। थर्ड है V मीन, V मोस्ट प्रोबेबल, तो मोस्ट प्रोबेबल होती है √2RT/m, क्लियर। तीनों में √m से वेरी कर रहा है, इनवर्सली वेरी कर रहा है। टॉपिक 9 है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr², ml² जो भी है, ठीक है, r² dm कर दो। तो ये सबकी तुम्हें याद करनी है, पढ़ा नहीं रहा हूँ, प्लीज़ देखिए ना PDF से, ठीक है। रिंग की कितनी है mr², डिस्क की कितनी है mr²/2, शेल की कितनी है 2/3 mr², स्फीयर की कितनी है 2/5 mr², क्लियर। ये सब तुम्हें पता होना चाहिए, क्लियर। अब थ्योरी ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या कहता है कि यहाँ पे हमारे पास अगर ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो इसका पैरेलल एक्सिस क्या कहता है कि इसको मान लो यहाँ पे सेंटर से पास हो रही है एक लाइन, ठीक है, और मुझे यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, सेंटर पे नहीं, क्योंकि जो ये स्टैंडर्ड वैल्यूज़ है डिस्क के लिए, तो ये क्या होती है, स्टैंडर्ड वैल्यूज़ नॉर्मल सेंटर से होती है, ठीक है। अब मैं ढूंढना है एक कहीं पे पॉइंट पे या रिंग के बाहर यहाँ पे, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा कि ये हो गया जो बीच का हुआ आई सेंटर ऑफ मास, वो प्लस वहाँ से लेके वहाँ डिस्टेंस कितना d है, तो md², क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होता है, तो md² बोल लो या mr², जो भी स्मॉल r लिख लो, ठीक है। तो ये होता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम,
ठीक है। और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होता है, आई एक्सिस एक्सिस वाला ले लो और वाई वाला ले लो, तुम्हें जेड का मिल जाएगा, ठीक है। ये इतना सबसे काम का ये है पैरेलल एक्सिस। टॉपिक 20 एरर पे आता है। जो एब्सोल्यूट एरर होता है, सबको ऐड कर दो एरर को, ठीक है। मान लो मैंने इस पेंसिल की लेंथ निकाली, एक बार में 5 सेंटीमीटर आई, एक बार में 5.2 आई, एक बार 4.8 आई, एक बार 4.6 आई। तो मैंने क्या किया, मैंने देखा कि एवरेज क्या आ रही है उसकी, पहली चीज़ एरर कितना आ रहा है, पहले इसमें 0.2 जो भी 0.2 इधर आ रहा है। एरर्स हमेशा ऐड होंगे, चाहे नेगेटिव एरर हो पॉजिटिव एरर हो, ठीक है। एरर्स हमेशा ऐड होते हैं, हमेशा, सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। अब इसका मीन कैसे निकालेंगे, एरर का मीन कैसा होगा, 0.2 प्लस अगर मान लो 0.3 आया होगा, 0.2 प्लस 0.3 जितने भी एरर का आया और नंबर ऑफ कितनी बार अपने रीडिंग ली, डिवाइड कर लो उसको n से, यू विल गेट द मीन एरर। रिलेटिव एरर क्या है, जो डिफरेंस आया हर बार अपॉन कितना मीन था, ठीक है। तो मैं आई विल शो प्रैक्टिकल, ठीक है। परसेंटेज एरर क्या होता है, उससे मैं 100 ऐड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, क्लियर। अब यहाँ पे देखो, अब कैसे करते हैं ना, तुम्हारी पावर है वो हमेशा आगे आ जाती है एरर में, ठीक है। मल्टीप्लाई करते पावर से, अगर अपन को पावर में कुछ दे रखा है और एरर में चाहे मल्टीप्लिकेशन हो चाहे डिवीजन हो कुछ भी हो, तुम्हें एरर्स को ऐड करना है। तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है, क्या दिख रहा है तुम्हें यहाँ पे, पहली चीज़ तो कि एक कोई वैल्यू है x, उस पर तुम्हें एरर निकालना है, डिपेंड करती है वो a के ऊपर, b के ऊपर, c के ऊपर, d के ऊपर, इस तरीके से, ठीक है। अब a जो है 1% है, b जो है 2% है, c जो है वो 3% शो कर रहा है एरर, और d जो है वो 4% शो कर रहा है। तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा 2 इंटू एरर ऑफ a, एरर ऑफ a कितना है 1%, प्लस हाफ इंटू एरर ऑफ b, क्योंकि इसकी पावर हाफ है, हाफ इंटू एरर ऑफ b 2 है, प्लस पावर क्या है इसकी c की 1/3 इंटू 3 उसका एरर, प्लस d की पावर क्या है 3 और उसका एरर कितना है 4, तो 3 इंटू 4, तो वैल्यू निकल क्या है 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4 प्लस 12 16%, ठीक है। तो ये आपको निकालना आना चाहिए, पावर को आगे ले आओ, उसके एरर से उसको मल्टीप्लाई कर दो और सारे एरर्स को ऐड कर दो, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, सब्ट्रैक्शन हो, एडिशन कुछ भी हो, ठीक है। चलो दैट्स इट, वी हैव कंप्लीटेड 20 टॉपिक्स इन वेरी क्विक टाइम। बहुत कंप्लीट रिवाइज किया, पढ़ाने नहीं आया हूँ मैं यहाँ पे, पढ़ाने के लिए आपको पूरा साल पढ़ना चाहिए था, टीचर्स थे आपके पास, ठीक है। पढ़ा भी होगा आपने, अभी हमने रिवाइज करवा दिया फटाफट से, शायद आप एक बार रिवाइजिंग कर लो, शायद 3-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन आपसे फंस जाए डायरेक्टली, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट शायद आता ना हो, बट आपको पता है कि कैसे करते हैं, क्वेश्चन फॉर्मूला याद है, मान लो रिंग का पूछ लिया, तुम्हें याद है कैसे करते, तुम्हें अप्लाई कर दिया, सेंटर ऑफ मास तुम्हें निकालना आना चाहिए। इसके अलावा लॉजिक गेट एक बार कर लो एंड डायोड एक बार देख लो। लॉजिक गेट का मैं देखता हूँ वीडियो अगर हो पाए तो, वरना यूट्यूब पे बहुत वीडियोज़ है यार, क्यों टेंशन लेते हो, ठीक है। यूट्यूब से यू कैन सी द लॉजिक गेट। चलो ऑल द बेस्ट, बाय बाय बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही और बढ़िया बढ़िया कंटेंट के लिए, ठीक है। चलो बाय बाय।